वेलकम टू इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर आकांक्षा सोनी, बीएमएस एमए संस्कृत आपको पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट ईयर संस्कृत। आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम व्याकरण से शुरुआत करेंगे और व्याकरण में भी हम आज पढ़ेंगे ध्वनि परिचय, क्योंकि ध्वनि परिचय और वर्णों के बारे में जाने बिना हम व्याकरण नहीं पढ़ सकते। शुरुआत करते हैं व्याकरण से। व्याकरण है शब्द बना हुआ वी उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में लिट प्रत्यय लगने से, क्री धातु में लिट प्रत्यय लगने से बनेगा करण शब्द, और वी और आ उपसर्ग से बनेगा व्या। तो ये हो जाएगा व्याकरण, यानी ऐसा विशेष ज्ञान जो वर्णों के बारे में बताया। या व्याख्यन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्ययादियो यत्र, जहां पर व्याक्रियन्ते विवरण किया जाता है, विविच्यन्ते विवेचन किया जाता है। किसका? प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति और प्रत्यय इन दो चीजों से जुड़कर कोई भी शब्द बनता है। अगर यूं देखा जाए तो सबसे पहले इसी शब्द को लेते हैं व्याकरण को। तो भाई यहाँ प्रकृति क्या है? तो भाई क्री नाम की धातु है, इसमें ल्युट प्रत्यय लगा है और वी और आ उपसर्ग लगे हैं। इस प्रकार ये व्याकरण शब्द बना है। तो इस तरह की जो चीजें देखी जाती है जहाँ उपसर्ग प्रत्यय धातु इत्यादि को किया जाता है, वो हुई व्याकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले सबसे बात, व्याकरण अगर पढ़नी शुरू करनी है तो पाणिनीय व्याकरण की शुरुआत होती है माहेश्वर सूत्र से। उसका रीजन ये है कि पाणिनी ऐसे अभी जो व्याकरण पढ़ी जाती है उसको स्टार्ट करने वाले पाणिनी हैं। और स्टोरी ये है कि पाणिनी को तपस्या करी थी उन्होंने, मतलब उपासना करी थी महादेव शिव की, जिनको महेश्वर भी बोलते हैं। उनकी उपासना करने के बाद उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप डमरू बजाया था 14 बार। उन 14 डमरू के जो ध्वनिया थी उनसे उन्होंने 14 सूत्र समझ में आए। जो वर्ण होते हैं हमारे, उन वर्णों के 14 सूत्र उन्हें समझ में आए उस डमरू की वाणी से। पहला ये, दूसरा ये, इस तरह से उन 14 सूत्रों को उन्होंने माहेश्वर सूत्र बोल के, और इसी से शुरुआत करी है। पूरी की पूरी जो हमारी व्याकरण है वो इसी में है। ठीक है, फिर अभी इस व्याकरण के अंदर में शुरुआत करिए इस माहेश्वर सूत्र से। तो इस माहेश्वर सूत्र के अंदर क्या क्या सूत्र है? तो उसमें पहली लाइन है, पहले जो ये 4 हैं ये है सारे स्वर। स्वर अ ई उ न, री री क, ए ओ ङ, ए ओ च। इसको ऐ या औ नहीं, ए ओ च। और इस तरह से सारे स्वरों को हम अच बोल सकते हैं। संज्ञा सूत्रों में एक सूत्र आता है आदि रंत्येन संहिता। हम संज्ञा सूत्रों में इसको दोबारा पढ़ लेंगे, फिलहाल ये जरूरी है। इसको प्रत्याहार सूत्र बोलते हैं, है ना। ये है आदि रंत्येन संहिता। अब यहाँ 2 वर्ड हैं, एक तो है आदि, दूसरा है अंत्य। आदि और अंत, इनको एक साथ पढ़ा जाए तो वो प्रत्याहार होता है। तो प्रत्याहार क्या होता है कि अगर एक वर्ड आदि वाला अ, पीछे वाला च, अगर इन दोनों को पढ़ा जाए या कहीं लिखा जाए, जैसे कि यहाँ अच लिखा जाता है बाई चांस, अच एक प्रत्याहार हुआ, इसकी प्रत्याहार संज्ञा होती है। अगर किसी भी चीज का आदि और अंत्य वर्ड साथ में लिखा जाए तो उसे प्रत्याहार संज्ञा देती है। प्रत्याहार का संज्ञा सूत्र है, और इसका मतलब ये पड़ता है कि आदि और अंत, अगर इन 2 शब्दों को आदि और अंत किसी भी प्रत्याहार या ऐसे का लिखा जाए तो उससे उसका मतलब क्या पड़ता है? उसका मतलब पड़ता है कि आदि और अंत, इन 2 के अलावा इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उन सबका इसमें आगम हो जाता है एक तरीके से, कि ये सारे उसमें काउंट हो जाते हैं। यानी अगर हम अच कहेंगे तो यहाँ अ से लिखकर लेकर च तक जितने भी वर्ड अक्षर होंगे या जितने भी वर्ण हैं वो सारे अच प्रत्याहार के अंतर काउंट होंगे। तो स्वरों को अच कहते हैं। क्यों?
क्योंकि जितने भी स्वर है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें ये है कि भाई इसमें अगर कोई सोचे कि भाई ये न, क, ङ और च ये क्या कर रहे हैं, तो ये इनका क्या है कि इत संज्ञा होके लोप हो जाता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पर फिलहाल इन पे हलंत लगने का यही रीजन है। जो पीछे के वर्ड हैं यहाँ सारे सारे के सारे प्रत्याहार में, उनमें हलंत लगने का यही मतलब है कि वो बाद में उनका लोप हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें सबसे बड़ी चीज ये याद रखनी है माहेश्वर सूत्र के बारे में कि इसके अंदर इसका उपयोग सब जगह होगा प्रत्याहारों के रूप में। सारे के सारे सूत्रों में प्रत्याहारों के रूप में इसका उपयोग होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए स्वर जिनको हम अच कहेंगे, और ये हो गए सारे के सारे व्यंजन व्यंजन वर्ण जिनको हम हल के नाम से जानते हैं। इसका आदि वर्ण हुआ ह और अंत्य वर्ण हुआ ल, इसलिए हम इसको हल प्रत्याहार से बोलते हैं, या व्यंजन बराबर हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जो वो है वर्ण और ध्वनि। अब ये होता क्या है, भाई प्रत्येक भाषा, कोई भी अगर भाषा उठाई जाए तो वहां पे 4 चरण होते हैं। मुख्य चरण 4 चरण क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि अगर हम जो मुंह से निकालते हैं वो अलग अलग तरह की आवाजें होती है। उन आवाजों को पहले हम शब्दों में पिरोते हैं, उन शब्दों से एक वाक्य बनता है, और एक वाक्य जो अर्थपूर्ण हो वही भाषा है, ऐसा बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, ध्वनि या वर्ण जो हम निकालते हैं, अ आ ए ओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जैसे मान लो कि ओ ऐसे बोलने से इंग्लिश में तो लेटर ओ होता है, और अपन हिंदी में बोलते हैं तो भाई ओ नाम का एक स्वर है, वो भी मिक्स्ड एक तरीके से, है ना। इस प्रकार से ये ध्वनियां हैं, सभी भाषाओं की अलग अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को एक चीज, वैसे ध्वनि की परिभाषा क्या हुई, ध्वननम ध्वनि, जो ध्वनि है ध्वनन कृति है, या जिससे ध्वनन होता है वो ध्वनि हुई, है ना। ध्वनिते इति ध्वनि, या ये ध्वनित होती है, तो इसीलिए इसको ध्वनि कहते हैं। अभी ये क्या है, कंठ से उच्चारित शब्दों के सभी रूप ध्वनियां हैं। अब ये ध्वनियां विभिन्न वर्णों का निर्माण करती है, कैसे करती है भाई, हम जैसे जैसे आर्टिकुलेट करते हैं उनको, वैसे वैसे अलग अलग वर्ण बनते हैं। और संस्कृत भाषा में इनको 2 भागों में विभाजित किया है, स्वर तथा व्यंजन, जो हमने अभी देखे थे, स्वर और व्यंजन, है ना। अब ये स्वर और जो व्यंजन है ये ध्वनियां हुई, इन ध्वनियों से मिलकर शब्द बनेंगे या पद बनेंगे, उन पदों से वाक्य, और वो वाक्य जो अर्थपूर्ण हो वो भाषा का निर्माण करता है। ये हो गए भाषा के चरण, उसमें जो सबसे पहला चरण है ध्वनि, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी ध्वनि में क्या है कि माहेश्वर सूत्र इन वर्णों का संकलन है, जो संस्कृत व्याकरण के अध्ययन का महत्वपूर्ण सोपान है, वो है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में क्या हमने अभी देखा, ये स्वर और ये सारे व्यंजन। ठीक है, इनका आगे हम अभी उपयोग भी पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त सभी वर्णों का उच्चारण के अनुसार और 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं इन सभी वर्णों को। ये स्वर और व्यंजन तो है ही है, इसके अलावा भी इनको और भी बहुत सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और इसको डिवाइड क्यों करना है, इनको डिवाइड इसलिए करना है कि इन्हीं वर्णों की हमारे संज्ञाएं होंगी। संज्ञा की परिभाषा हम देखें तो भाई संज्ञा वो होती है जो किसी का नाम होता है ना, किसी को भी कोई नाम दिया जाता है, वो संज्ञा है। अभी हम अब तक जो संज्ञाएं पढ़ते आए थे वो सारे के सारे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि को नाम देना था। जब हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो संज्ञाएं वर्णों के नाम को भी दी जाती है, किसी चीज को भी संज्ञा दी जा सकती है, किसी भी वर्ण को दी जा सकती है, किसी वर्णों के समूह को दी जा सकती है। जब संज्ञाएं इस तरह की हो तो फिर वर्णों के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन संज्ञाओं को डिपेक्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए हम वर्णों का इस्तेमाल करेंगे, और वो वर्ण कैसे आएंगे इस चीज को वो करने के लिए हम अलग अलग प्रत्याहारों का और इनका इस्तेमाल करेंगे। तो इनको 2 तरह से विभाजित किया है, पहला आशय और दूसरा प्रयत्न। अब उच्चारण 2 तरह से होता है, आशय और प्रयत्न। उच्चारण करने के लिए किसी भी ध्वनि या ध्वनि या वर्ण वर्ण को उच्चारित करने के लिए हम 2 चीजें करते हैं। पहला आशय यानी कि उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान अर्थात वे स्थान जिनका योगदान तथा कथित यानी जो भी वर्ण हम बोल रहे हैं उसका
उसके उच्चारण में हो रहा है ना। तो उसके स्थान वो हो गए आस्य। यानी हमें वर्ण के उच्चारण में दो चीजों की जरूरत होती है, पहला आस्य जहां से उच्चारण हो रहा है, दूसरा प्रयत्न, यानी जो प्रयत्न करके हम उच्चारण कर रहे हैं वो आस्य और वो प्रयत्न, इन दोनों से मिलकर वर्ण बनता है, मतलब इन दोनों की आवश्यकता होती है। और इन दोनों के आधार पर, यानी क्या आस्य इस्तेमाल हुआ है क्या प्रयत्न हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वर्णों को विभाजित कर सकते हैं। पहले हम ले रहे हैं आस्य, है ना। आस्य में कहा कितने आस्य हैं, तो ये भाई टोटल 10 आस्य हैं, टोटल 10 स्थान है जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कंठ। कंठ में, कंठ से कैसे, भाई कंठ से हम जो वर्ण उच्चारित करेंगे उनमें सिर्फ कंठ का इस्तेमाल होगा। हम जीवा को और कहीं टच नहीं करेंगे, यानी हमारी जीभ को कहीं और टच नहीं करेंगे, सिर्फ गले का इस्तेमाल होगा प्रॉपर। उसमें हमारी जीभ अगर इधर उधर चली भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के ये वर्ण होते हैं, है ना। जीभ का पिछला हिस्सा जरूर कंठ के पिछले आगे वाले हिस्से से टच कर सकता है, उसके अलावा कहीं भी हमारी जीभ टच नहीं होती इन वर्णों के अंदर, इसीलिए इनको कंठ बोलते हैं, क्योंकि ये कंठ से सीधे आ रहे हैं, इनमें जीवा कुछ भी इधर उधर नहीं कर रही है, इस वजह से। अब ये है कौन कौन से, तो है अ कुह विसर्जनीयानाम कंठः। कंठ से कौन कौन से होते हैं, अ कुह विसर्जनीयानाम। अब यहाँ एक सबसे बढ़िया बात है कि हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से पढ़ते हैं क ख ग घ ङ, है ना। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, इस तरह से पढ़ते हैं ना। इसका भी इसमें इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल ये है कि ये जो क वर्ग है, 5 वर्णों से मिला हुआ क वर्ग, इसको हम क वर्ग बोलते हैं। और ये जो क वर्ग है इसका शॉर्ट में हम संस्कृत में क्या नाम देते हैं, कु। तो ये हुआ कु। तो ये जो क से लगा के म तक के वर्ण है, इन सारी जो 25 वर्ण है इनको नाम देते हैं शॉर्ट में कु, चु, टू, तु और पु। कु चु टू टू पु। जब भी हमें शॉर्ट में इनमें से किसी भी वर्ण वर्ण का इस्तेमाल करना है, यानी इन पांचों को एक साथ बोलना है, तो हम कु बोलेंगे। च वर्ग के पांचों एक साथ बोलने हो तो चू बोलेंगे, ट वर्ग के बोलना होगा तो टू बोलेंगे, त वर्ग के बोलना होगा तो तू बोलेंगे, और प वर्ग के बोलना होगा तो पू बोलेंगे। ये इस तरह का है, इसे मैं शायद ऐड करना भूल गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये चीज बहुत सारे सूत्रों में एज इट इज लिखी गई है ना। तो यहाँ क्या है, अकुह विसर्जनीयानाम, यानी अ क, कु में क, और ख ग घ प ng, पांचों के पांचों वर्ण है कु के अंदर, क वर्ग पूरा। ह, तो ये हो गया ह। और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, ये जितने भी वर्ण हुए क्या, अ क वर्ग यानी क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, है ना। जैसे कंठ पीछे आएगा वैसा ही, तो ये विसर्ग, इस तरह से ये पांचों के जितने भी वर्ण हैं इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ये डायरेक्ट कंठ से आ रहा है। दूसरा आस्य होता है तालु। जो तालु होता है पैलेट, हार्ड पैलेट, एक तरीके से सॉफ्ट पैलेट में तो हम नहीं करते, हार्ड पैलेट इस्तेमाल करते हैं बोलने में। अभी ये जितने भी वर्ण हैं इनको हम जब भी बोलेंगे हमारा जो टंग है वो हार्ड पैलेट पे टच होगा, यानी कि इस कठोर तालु के ऊपर हमारी जीभ स्पर्श करेगी। तो ये वर्ड क्या है, इचु यशाना तालु, हमारी जीभ इन सारे वर्णों में तालु पे टच करेगी। ये तालु इसका बोलने का स्थान हो गया या आस्य हो गया। तो ये वर्ण क्या क्या है, ये है ई, च वर्ग के सारे च छ झ छ ञ और य और श। इस श को जब भी बोलेंगे तो हमारी जीवा तालु पे टच होनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों श, श और स, इन तीनों में अंतर बोलने के अंदर आता है, और ये जब हम आस्य को ध्यान में रख के बोलते हैं ना तब पता चलता है। किसी का माइक ऑफ
ऑन है। ये रोल नंबर 25 माइक ऑफ। तो हम कहा थे तालु में। तो ये सारे वर्ण हैं ई, च वर्ग, य और श। ये सारे के सारे तालु से बोले जाते हैं। इनका वर्ण जो उच्चारण स्थान या आज से हुआ वो हुआ तालु। थर्ड है मूर्धा। इसमें आते हैं ऋतुषाणाम, यानी कि ऋ, त वर्ग, ट ठ ड ढ ण, र, श। ठीक है, ये श को जब भी हम बोलेंगे तब जीवा को मूर्धा। मूर्धा कहाँ है? वे तालु और दंत, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसे मूर्धा बोलते हैं। जब भी हम त बोलेंगे ना, वहां जीभ अपने आप टच होती है। र बोलते हैं जब, ठीक है, अगर वहीं पर जीवा को टच करते हुए हम श बोले तो ये श ये वाला होगा। और वहीं अगर हम तालु में टच करते हुए बोलेंगे तो ये जो श है ये वाला होगा, है ना। ऐसे ही हम उनको उच्चारण करते समय इन बातों का ध्यान रखें तो स्पष्ट उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सारे मूर्धीय वर्ड है। ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। इनका आस्य मूर्धा है, यानी उच्चारण स्थान। ठीक है, फिर आता है फोर्थ दंत, दांतों से। ऋतुलता, ऋतुलसा नाम दंता, ये दांत से बोले जाते हैं। रि, तवर, त थ द ध न, ल और स, इन सबको बोलते समय हमारी जीवा दांतों पे स्पर्श होती है, इसलिए ये सारे दंतीय वर्ण हो गए। ठीक है, इनको दंतीय बोलते हैं। फिर आता है ओष्ठ, यानी ओष्ठ। एस पर आसे ये ओष्ठ है। ये जो वर्ण है इनको ओष्ठ्य बोलेंगे। इसका ना उपपदमानिया नाम ओष्ठो। उ, प वर्ग और उपदमानीय। उपदमानीय और एक और वर्ण आता है जीवामूल। ये निशान होते हैं कुछ इस तरह से, एक ख के बाद में आता है और एक प के बाद में आता है ना। ये कुछ विशेष घटनाओं पे बनते हैं और इनका जो वर्ण स्थान है वो प की तरह, इसका जो उपदमानीय है वो प की तरह ओष्ठ से बोला जाएगा। और ये जो जीवामूलीय है ये ख की तरह जीवामूल से बोला जाएगा। वैसे जीवामूल कंठी, वो कंठी होता है ख तो, लेकिन जीवामूल कंठ के पास में ही होता है तो वहां से बोला जाता है इसको। ये जीवामूल्य और उपदमानीय, इनका यूज नहीं है इतना, लेकिन जानने के लिए एक बार हम देख सकते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या आता है? उ, पावर और उपदमानी, ये सारे ओष्ठ्य वर्ण हैं। इन्हें जब भी बोला जाएगा तो हम होठों को बंद करते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ्य बोलते हैं। बिना होठों का इस्तेमाल किए प, फ, इस तरह से इनका इस्तेमाल किए बिना हम ये वर्ण नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर आते हैं नासिका, नाक से बोले जाने वाले। नानाम नासिका च, यानी कि जो पांचों पंचम वर्ण है, पांचों उनके, वो पांचों के पांचों नासिका से बोलने जाने वाले वर्ण है। प्लस दूसरा क्या है? नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार यानी जो बिंदी होती है, जैसे संस्कृत के स के ऊपर लगने वाली बिंदी, इसको अनुस्वार बोलते हैं हम। और ये भी नासिका से बोली जाती है। तो नासिका से क्या क्या बोला जाता है? न, म, न और अनुस्वार। ठीक है, ये हो गए नासिका से बोले जाने वाले वर्ण। फिर आते हैं, अभी नासिका से क्यों बोले जाते हैं? नाक बंद करके इनमें से कुछ भी ट्राई करो, नहीं बोले जाएगा। फिर आता है कंठ तालु। अभी हमने कंठ पढ़ा था, तालु पढ़ा था। फिर और ये है कंठ तालु, यानी वो वर्ण जिसमें कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल हो। अब यहाँ पर हम संयुक्त स्वर देख पा रहे हैं। यहाँ अभी ए दे तो कैसे आया ये समझने के लिए, सबसे पहले ये समझने के लिए हम यहाँ पे पहला प्रत्याहार यूज कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। ये देखो, यहाँ एक नियम आता है कि अगर किसी के भी पीछे त लग जाए तो फिर वो उस वर्ण का सिर्फ उसी समय का, यानी जहां वो वर्ण लगा हुआ है उसी रूप का। अब यहाँ उसी रूप और उसी समय के बारे में क्यों लिखा हुआ है, तो जब हम ये क्लास कंप्लीट करेंगे तब हम समझ जाएंगे कि ये उसी वर्ण और उसी रूप के बारे में क्यों कहा है। ये उसी वर्ण के उसी रूप का उसी समय का बोध कराता है। यानी अगर ए के पीछे त लगा है तो सिर्फ ए, यानी सिर्फ ए, और ए के पीछे त लगा है तो सिर्फ ए, है ना। तो एत और एत,
ये दोनों लिखने की वजह से उन्होंने एत और एत एदैतो कंठ तालु। अब ये एत और एत दोनों कंठ तालु यानी ए और ए दोनों कंठ तालु कैसे हुए? अगर हम इनका अलग अलग करेंगे फिर ये एक संयुक्त अक्षर है, इस संयुक्त अक्षर को हम दो टुकड़े करेंगे, इस संयुक्त स्वर है एक तरीके से, इसके हम दो टुकड़े करेंगे तो ये तो होता है, एक तो होता है अ ई और दूसरा इसी में आ या बड़ी ई इस तरह से कुछ हो तो ए बन जाता है ना। तो जो ए और ए है ये दोनों, इसमें अ क्या है? अकंठ्य वर्ण है और ई क्या है? ई तालव्य वर्ण है। अब इन दोनों का जब संयोग बोला जाएगा तो वो कंठ और तालु दोनों से बोला जाएगा। उसी प्रकार से कंठोष्ठ में भी हो रहा है क्योंकि उ ओष्ठ्य होता है और अ कंठ्य होता है ना, इस वजह से। तो ओ और अ ये हो गए कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। फिर आते हैं दंतोष्ठ, ये तीसरा हुआ। ये दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाएंगे। अब इसमें क्या आ रहा है? वर्ण सिर्फ वह ऐसा वर्ण है जिसे दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। और 10वां हमारा स्थान है जीवा बोल। तो ये हो गए सारे के सारे आसे, वो जगह जहां से उच्चारण किया जाता है। फिर आते हैं हमारे प्रयत्न, है ना, यानी हम क्या ट्राई कर रहे हैं बोलने के लिए, किस प्रकार से। तो हमारे प्रयत्न है, ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और दूसरे अभ्यंतर। ठीक है, बाह्य प्रयत्न इतने हैं और अभ्यंतर प्रयत्न सिर्फ 5 है। अभी हम बाह्य प्रयत्नों के बारे में देखें। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे होते हैं और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देंगे। विवार, उच्चारण के समय मुख खुला रहेगा, है ना, और संवार के अंदर मुख बंद रहेगा। अभी ये क्या है? खरो विवारोश, खरो विवारो, है ना। खर जो है वो विवार है। अभी हम यहाँ देखते हैं खर क्या है, तो यहाँ ये रहा ख और ये रहा र, यानी ख फ ह छ ठ थ च ट त क प। ये कौन कौन से वर्ण हैं? अगर हम देखें तो ये वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण है हुए। तो ये जो हमारे वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं ये सारे के सारे विवार, यानी मुख खुला रख के बोले जाएंगे। और वही संवार, हर्ष संवारो, जो उच्चारण के समय मुख खुला नहीं रहता, है ना। तो भाई हर्ष क्या है? तो ये रहे हर्ष ह और ये रहा श। इसमें क्या आ रहा है? ह य व र ल ञ मंगण न ज भ घ ढ ध ज ब ग ड द, यानी के वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, क्योंकि ये तीसरे हो गए, ये सारे चौथे वर्ण हो गए, ये सारे पांचवे वर्ण हो गए। और ह य व र ल, है ना, ये सारे वर्ण हैं। ये क्या है? संवार, इनमें मुख को बंद रखा जाएगा। ठीक है, ये हो गए विवार संवार। फिर दूसरा जो पेयर है वो है श्वास और नाद का। श्वास और नाद में क्या है? उच्चारण के समय श्वास का योगदान है और इसमें उच्चारण के समय में गंभीर है, यानी कि एक श्वास है जिसमें बोलेंगे तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही नाद वर्ण बोलेंगे ना, यहाँ चेस्ट में एक तरीके से नाद जो बहुत गूंजी, बंद स्पेस में अगर कुछ बोलते हैं ना तो गंभीर लगता है एकदम, इस तरह के वर्ण है। ठीक है, गंभीर जो आवाज होती है उसकी वो। अभी नाद और श्वास क्या क्या है? तो भाई श्वास है खर सारे के सारे पहले दूसरे वर्ण के, और जो हर्ष है वो सारे के सारे नाद है। वैसे के वैसे अघोष और घोष, ध्वनि का गुंजायमान होना और न गूंजना। तो जो भी नाद है वो घोष भी है और जो श्वास है वो अघोष है ना। ये संवार मुख बंद करने की वजह से वहां गूंजते हैं और उनमें एक तरीके से वो कंपन होता है जिसको हम बोलते हैं। इस वजह से ये सारे के सारे ऐसे होते हैं। और वहीं ये मुंह खुला रहता है जिसकी वजह से ये ओपन भी होते हैं, ओपन स्पेस में बोले जाते हैं, उस तरह के होते हैं। और इनमें घोष यानी कंपन भी नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से इनको ले सकते हैं अगर वो फिजिकली देखा जाए तो।
ये हो गए ये स्टार्टिंग के जो 6 प्रयत्न है वो। फिर आते हैं ये अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या डिफरेंस है? एक है उच्चारण में कम जोर की आवश्यकता है, एक है उच्चारण में ज्यादा जोर लगाना। मतलब उच्चारण जब करेंगे ना तो मतलब क जैसे इजीली बोल दिया, वही ख बोलेंगे तो थोड़ा जोर लगता है ना। जैसे ग इजीली बोल दिया, लेकिन घ बोलते हैं तो थोड़ा जोर लगता है। तो वर्गों के जो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण है और यण, वो अल्प प्राण है। और वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण और शल, ये महाप्राण है। अब यण और शल क्या है? तो यहाँ देखें, यण यण ये है, य से लगा के ण, यानी य र ल व, ये जो चार होते हैं य वर्ग, य र ल व, ये चारों के चारों यण हो गए। और शल शल तो हो गए श श स और ह, है ना। तो इस तरह से सारे के सारे वर्ण काउंट हो जाते हैं। तो ये हो गए अल्प प्राण और महाप्राण। जोर लगाने की आवश्यकता श स स में ह में हो रही है, वही य र ल व में नहीं हो रही, इस वजह से। फिर आते हैं 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये यूजुअली ये ऐसे टाइप्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें। एक्चुअल में पहली बात तो ये कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये प्रयत्न है स्वरों के। अब तक जितने भी प्रयत्न पड़े वो सारे के सारे व्यंजनों में काम आ रहे हैं। अगर देखा जाए गौर से तो ये सारे के सारे व्यंजनों में काम आ रहे हैं। लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो स्वरों में काम आ रहे हैं। स्वरों में एक और चीज होती है जो आगे आएगी, ये है 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जब थोड़ा सा कंठ के ऊपरी भाग से ऊंचा बोला जाता है तो उदात्त होता है, थोड़ा नीचा बोला जाता है तो अनुदात्त होता है, और एकदम लेवलाइज्ड बोला जाता है तो स्वरित होता है। ये स्वर के 3 प्रकार हैं। हम स्वरों के इतने प्रकार नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये ऋग्वेद में इस्तेमाल होते हैं। इनके लिए स्पेसिफिकली निशान बने होते हैं ऋग्वेद के सूत्रों में। ऊपर एक बार बना होता है, या साइड में एक बार होता है, या नीचे होता है। ये तीनों के तीनों जो बार हैं, ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को सूचित करते हैं, है ना। यहाँ का यूज नहीं है, हमारे यूज के सिर्फ ये 3 सूत्र हैं, क्योंकि ये तीनों संज्ञा सूत्र हैं। ये इन तीनों की संज्ञा ही करते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इन 3 प्रकार के स्वरों की ये संज्ञा कर रहे हैं, इस वजह से। फिर आते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। पर इससे पहले हम देखते हैं स्वरों के बारे में कि ये 3 ये टाइप हो गए। इसके अलावा 3 और टाइप होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण में लगने वाली मात्रा के अनुसार 3 स्वरों के 3 और प्रकार है, वो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। वो कैसे? मात्रा यानी कि जैसे कि ये ह्रस्व अ, दीर्घ अ, यानी अ का दीर्घ प्रकार हुआ वो ये हुआ, और ये उसका प्लुत प्रकार हुआ, है ना। अब इसका सूत्र कैसे इसको डिपिक्ट कर रहे हैं वो बताते हैं। पहले मैं एक बार यूं ही समझा देती हूँ। अ बहुत ही कम मात्रा लगी है, इस वजह से ये अ ह्रस्व हुआ। अभी इसमें थोड़ी सी ज्यादा मात्रा लगेंगे, इससे डबल, तो ये हो जाएगा आ। थोड़ा सा मात्रा ज्यादा लग रही है, नहीं बोलने में थोड़ा सा डबल टाइम लग रहा है इससे। और इससे ज्यादा अगर टाइम लगेगा, चाहे वो कितना ही लगे, आ ऐसे बोलो या आ ऐसे बोलो, दोनों में ही एक प्लुत की संज्ञा होगी। ठीक है। अब इसको समझाने के लिए इन्होंने सूत्र क्या लिखा है, ऊ काले, यानी जब कुकड़ू ऊ ऐसे बोलता है ना मुर्गा, ऊ काले, अच्छ अच्छ, यानी कि जो स्वर है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अभी मुर्गा बोलता है कैसे, तो बोलता है कुकड़ू कु, यानी कि सबसे पहले जो उसने कु बोला, यानी जो पहले ऊ बोला वो था ह्रस्व, दूसरी बार बोला जो था दीर्घ, तीसरी बार जो बोला वो प्लुत था। इस तरह से इन्होंने संज्ञा करी। एग्जाम्पल देने के तौर पर उन्होंने मुर्गे की कुकड़ू को बनाया, ठीक है। तीसरा वाला बहुत लंबा पड़ता है तो वो प्लुत हो गया। दूसरे वाले में ऐसा फर्स्ट जो है वो बहुत ही कम टाइम लेता है, इतना टाइम लेता है, तो वो क्या हुआ, ह्रस्व। तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ऐसे 3 की संज्ञा होती है। दूसरा स्वरों में 2 और टाइप होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार से स्वरों के ना 18 प्रकार होते हैं, इनको अच्छों के 18 प्रकार बोलते हैं। इन पे आते हैं, पहले ये कर लेते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? सबसे पहला है, 5 प्रकार के हैं। अब इनमें क्या है कि स्पृष्ट सबसे पहले, कि जिसमें उच्चारण में जीवा, अब ये तो थे बाह्य प्रयत्न कि हमने बाहर से कितना जोर लगाया। अभ्यंतर प्रयत्न ये मुंह के अंदर ही होंगे, जीवा कितना काम कर रही है उसको।
सबसे पहला है स्पृष्ट, जिसमें उच्चारण में जीवा अपने उच्चारण स्थान को स्पर्श कर रही है, इसलिए वो स्पृष्ट हो। ठीक है, जैसे कि क से मत तक के जितने भी वर्ण हैं उनमें, जैसे क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनमें अपने उच्चारण स्थान को जीवा टच कर रही है। च वर्ग के उनमें सब में तालु को वैसे जैसे टच कर रही है। अभी वैसे ई बोलेंगे तो उतना टच नहीं करती है तालु को जितना च छ ज ज ये करती है ना, वैसे। फिर आते हैं ईशद स्पृष्ट। इसमें क्या है, जीवा अपने उच्चारण स्थान को बहुत ही स्लाइट टच करती है, जैसे यर लवा, बहुत ही स्विफ्ट वर्ड है ये। और इनमें अपने स्थान को जीवा बहुत ही कम टाइम के लिए पर च बोलेंगे तो अपन जब तक च बोलेंगे ना तब तक जीवा वहीं रहेगी। लेकिन अगर हम यह बोलेंगे ना तो वो कितना ही लंबा यह बोलो, अपन पीछे लंबा जोर लगाते रहेंगे लेकिन जीवा वहां टच करके हाथ आता है, इसलिए ये ईशद स्पृष्ट हुआ। ठीक है, फिर आता है ईशद विव्रत, यानी कि जीवा अपने उच्चारण स्थान से थोड़ी सी दूर रही, ये इससे थोड़ा दूर हो गए तो ये हुए श स स ह, है ना, इससे भी कम टाइम। आते हैं विव्रत, जिसमें उच्चारण स्थान से दूरी रहती है, सारे के सारे स्वर ये जब भी बोले जाते हैं हाँ मानते हैं, लेकिन ये उच्चारण स्थान से वैसे नहीं चिपकती जैसे व्यंजनों में। फिर आते हैं संवृत, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, ह्रस्व अ वही इस्तेमाल होता है, इसमें अपने स्थान बिना स्पर्श किए उसके निकट रहती है, स्पर्श नहीं कर रही लेकिन निकट रहती है। बाकी सब में बाकी सारे अक्षरों में दूर रह रही है, लेकिन संवृत के अंदर निकट रह रही है, बस इतना ही है। अब यहाँ स्वरों के जो 18 प्रकार है उन पे आते हैं, जो हमारा लास्ट है आज का। उसमें यह है कि स्वरों के 18 प्रकार कैसे। अभी हम लेते हैं इन सब के छोटे छोटे, अगर ले तो वही रस्व यानी एच लेंगे, दीर्घ का डी लेंगे और प्लुत का पी लेंगे। ठीक है, उदात्त का यू, अनुदात्त का एन और स्वरित का एस। ठीक है, और अनुनासिक और निरनुनासिक, इसको यू पे गोला और निरनुनासिक में खाली यू। नहीं, यू तो हमने इस्तेमाल कर लिया, छोड़ो। ए पे गोला और सिंपल ए, ये सिंपल इस्तेमाल करें तो हमारे ये कितने टाइप हो गए, सिंपल। बिल्कुल, मान लो रस्व अ है, सबसे पहले ये उठाते हैं रस्व अ, है ना। अब इसके 3 टाइप हुए, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 टाइप हुए रस्व अ।